हेलो एवरीवन। वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बातें अपने अभी के टॉपिक पे। जैसा मैंने कहा था, ये गाजा समिट सिर्फ फोटो ऑप और हॉलीवुड डायलॉग्स के लिए ही बन करके रह जाएगी, बिना रियल इश्यूज को एड्रेस किए। इन सब में मगर एक चीज अच्छी हुई कि हमास ने 20 अलाइव इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज किया और उसके बदले में इसराइल ने पैलेस्टीन के लगभग 1900 प्रिजनर्स को रिलीज करेगा। डील के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को थर्ड कंट्री में भेजा जाएगा। ऑब्वियसली इजरायली हॉस्टेजेस के रिलेटिव्स के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है, मगर हर जगह सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बटरिंग होती हुई ही दिख रही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक ग्रेटेस्ट फ्रेंड हैं इसराइल के, जो व्हाइट हाउस में हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इजरायली लॉ मेकर्स द्वारा स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप का वेलकम इसराइल के बीच पे थैंक यू लिख करके किया। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पॉलिटिकल कार्ड खेला, ये कह करके कि बेंजामिन नेतन्याहू जो बहुत सारे करप्शन चार्जेस फेस कर रहे हैं इसराइल में, उनको पार्डन कर दिया जाए। इसका रीजन देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा नेतन्याहू को वो पसंद करते हैं। जैसा मैंने सबसे पहले मेंशन किया था, इन सब फोटो ऑप मोमेंट्स के अलावा जो मेजर इश्यूज हैं वो अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं। जैसे पहला, गाजन्स का फ्यूचर। डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के हिसाब से पैलेस्टीन में फंडिंग आएगी, डेवलपमेंट होगा, मगर उन सब में गाजन्स का क्या होगा, उनका गवर्नमेंट फॉर्म करने में क्या रोल रहेगा, किसी को कुछ नहीं पता। इनफैक्ट यूएस ने अभी तक फॉर्मली पैलेस्टीन को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री एक्सेप्ट भी नहीं किया है। सेकेंडली, हमास का डिसआर्मामेंट। देखिए, हमास बिल्कुल भी तैयार नहीं है डिसआर्म होने के लिए, मगर इसराइल एडमेंट है कि हमास को डिसआर्म होना ही चाहिए। इस कॉन्फ्लिक्ट को भी कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। तो आगे बिल्कुल नहीं पता कि कब ये लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर गाजा में हमास रहेगा तो इस इसराइल पे अटैक होते रहेंगे और इसराइल ऐसे ही अटैक करेगा और हमास डिसआर्म होके वहां से निकाल दिया जाएगा। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से गाजा सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस बन के रह जाएगा और उसमें गाजन्स का कोई भी रोल नहीं होगा, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। इनफैक्ट मेरे हिसाब से गाजा मिडिल ईस्ट का मोनाको की तरह प्लेग्राउंड ऑफ द रिच ही बन करके रह जाएगा आने वाले समय में। ये देखने वाली बात होगी कि कॉन्फ्लिक्ट्स के रेजोल्यूशंस कैसे निकलेंगे और क्या निकल भी पाएंगे इसराइल और हमास के फिर से लड़ाई शुरू होने से पहले। इन सब से अलग पाकिस्तान, जो फिजिकली बहुत दूर है मगर शायद आइडियोलॉजिकली हमास के बहुत करीब है, वहाँ इस समय बहुत बुरे हालात हैं। जैसा आप सबको पता होगा, पाकिस्तान की हुकूमत और उनके चीफ मार्शल आसिम मुनीर ने गाजा पीस प्लान को पहले एक्सेप्ट किया, फिर उनको इससे पीछे हटना पड़ा। फिलहाल ये तो नहीं पता कि अब फाइनली पाकिस्तान इस पीस प्रोसेस के खिलाफ है या साथ में है, मगर इजिप्ट में शहबाज शरीफ भी गए हैं। इसका मतलब तो यही लिया जा सकता है कि पाकिस्तान इस पीस डील के साथ है, इवन दो हमास खुद इस समिट को बॉयकॉट कर रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से ये पीस डील में काफी पॉइंट्स हैं जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करता है। देखिए, पाकिस्तान के में हजारों की तादाद में पैलेस्टीनियंस के लिए एहतजाज करने के लिए प्रोटेस्टर्स सड़क पे उतर आए हैं। बेसिकली ये प्रोटेस्टर्स तहरीके लबैक पाकिस्तान, जो कि टीएलपी जिसको कहते हैं, के कार्यकर्ता हैं। टीएलपी एक फार राइट इस्लामिस्ट ग्रुप है। इनकी मांग ये है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर एक इसराइल और यूएस के कठपुतली हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया है इस गाजा पीस डील को एक्सेप्ट करके। ये एहतजाज कब वायलेंस में बदल गया पता भी नहीं चला। मेरे ख्याल से इसमें आईएसआई और आसिम मुनीर का ही हाथ है। और पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लगभग 5 लोग मारे गए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी भी हैं। मगर कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस से खबर आ रही है कि 100 से ज्यादा लोग इस प्रोटेस्ट में मारे गए हैं। लाहौर,
रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया गया है। मेरे हिसाब से इसमें सबसे खतरनाक खबर यह है कि टीएलपी के चीफ हाफिज साद हुसैन रिजवी को कई गोलियां लगी हैं और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बोला जा रहा है कि उनकी जो तबीयत है वो काफ़ी क्रिटिकल है। अगेन ये मेरा ओपिनियन है कि अगर टीएलपी के चीफ रिजवी की डेथ हो जाती है तो मेरे हिसाब से पूरे पाकिस्तान में ही आग लग जाएगी, क्योंकि टीएलपी एक इस्लामिस्ट संगठन के नेता होने की वजह से सारे लोग सड़क पे आ जाएंगे और माहौल और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे तब। मैं ये भी सोच रहा था कि उधर हमास ने प्रिजनर्स रिलीज कर दिए, इसराइल ने प्रिजनर्स रिलीज कर दिए, और दोनों हमास और इसराइल एटलीस्ट इस फेवर में फिलहाल तो दिख रहे हैं कि बैठ के बात करके जितने इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए। मगर इन सब में पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं। शायद यही एक रिलीजन बेस्ड कंट्री होने का नुकसान होता है। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इवन इंडिया सब अलग हैं, ये सब जियोपॉलिटिक्स की चीजें हैं, मगर दुनिया के किसी कोने में कुछ हो रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान में लोग मारे जा रहे हैं। कितनी दुखद बात है। ऑब्वियसली भारत, मेरे भारत के हिसाब से तो अच्छा है, जितना ज्यादा ये सब होगा उतना ज्यादा अच्छा ही है, क्योंकि उतनी जल्दी ही पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। मगर एक बार अगर न्यूट्रल होकर के सोचें तो वहाँ की आवाम के साथ कितना बुरा होता है, क्योंकि ये सब आतंकवादी माइंडसेट में सिर्फ आवाम ही पिसती है। देखिए हमारा पूरा भारत और उसके पूर्वज इतने तो अच्छे थे और हैं भी कि भारत एक रिलीजन बेस्ड कंट्री नहीं बनने दिया। सब एक समान है ऑब्वियसली, और किसी रिलीजन के होने से पहले सब हिंदुस्तानी हैं। कमियां तो ऑब्वियसली हर देश में होती हैं, मगर ऐसी कमी से कैसे लड़ा जाएगा जिसकी वजह से अपना देश ही जल के राख हो जाए। बहरहाल मुझे तो एटलीस्ट विश्वास है कि पाकिस्तान को तोड़ के पीओके इंडिया में आ जाना चाहिए, और बाकी ज़मीन वगैरह कोई अरब देश ले ले, इससे इस खित्ते में बहुत ज़्यादा शांति हो जाएगी और वहाँ की आवाम भी खुश हो जाएगी अरब नेशन के साथ मिल करके। देखिए मेरे हिसाब से इससे बेहतर सलूशन पाकिस्तान का नहीं हो सकता है, और इस सलूशन से ये खित्ता भी बहुत प्रगति करेगा। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या सोचते हैं मेरे इस ओपिनियन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।